जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 60,244 पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है और परीक्षा की तिथि भी आपकी नज़दीक आ चुकी है, यानी कि लगभग 18 फरवरी को फिक्स हो चुकी है। जैसा सभी जानते हैं आप लोग, 18 फरवरी को आपकी परीक्षा की डेट फिक्स है। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो सभी पूछे गए क्वेश्चंस आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जाएंगे हिंदी के। पहले मैं स्टार्टिंग में हिंदी का लेकर आऊँगा, उसके बाद जीएस के क्वेश्चंस भी आपके जो आए हुए हैं वो बताऊंगा। तो हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे आपके, क्योंकि कोई ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है एग्जाम का। तो क्वेश्चंस आने की भी संभावना रिपीटेशन होते होते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं वही होता है, एग्जामिनर उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस देते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को। ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का 18 जून 2018 का प्रथम पाली का पेपर है, जिसका ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी। उसका पेपर है हिंदी का। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। तो देखते हैं तद्भव शब्द क्या है। तो आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइए। क्या है? अचरज। अंधकार, आशा, अंगरक्षक, ये सभी कैसे हैं? तत्सम शब्द है। और अचरज क्या है? तद्भव शब्द है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत का विलोम क्या होगा। तो शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम शब्द क्या है? तो शीत का विलोम शब्द हो जाएगा उष्ण। क्या? उष्ण। फिर है कर का अर्थ नहीं होगा, यानी कि कर का अर्थ नहीं होगा। देखो, कर का अर्थ होता है, हाथ भी कर को बोलते हैं, टैक्स, टैक्स बोलते हैं कर के लिए, किरण भी बोलते हैं। तो कर को सूर्य नहीं होता, कर का अर्थ सूर्य नहीं होता। ठीक। फिर आता है आपका, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या कहेंगे? दुर्लभ। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल अनल, यानी अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो वो क्या है? अनिल और अनल, इसका क्या होता है बताइए। इसका होता है, अनिल मतलब होता है वायु और अनल होता है अग्नि। अग्नि के और क्या होते हैं? कृषान, हुतासन, दहन, पावक, ये सब क्या है? अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, यानी अर्थ होते हैं, कह सकते हैं। फिर आता है पराजय में उपसर्ग होगा। पराजय में उपसर्ग क्या होगा? परा। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश के वह शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय। जैसे लिखावट, लिखावट में क्या प्रत्यय है? कौन सा है? आवट, यानी लिख प्लस आवट, तो ये हो जाएगा लिखावट। ठीक है। फिर आता है आपका, महोत्सव में संधि विच्छेद करें, यानी महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव। ठीक है, क्या होता है? महा प्लस उत्सव। नेक्स्ट है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, यानी मैंने घर जाना, इसमें अशुद्ध क्या है? अशुद्ध क्या है इसमें? मैंने घर जाना, ये तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा, नॉर्मल भी नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मुझे घर जाना था। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा इसमें? सॉरी, तो अशुद्ध क्या हो जाएगा इसमें? मैंने। क्या हो जाएगा? मैंने। यानी कि शुद्ध क्या होगा? मुझे घर जाना है। क्या होगा? मुझे घर जाना है, ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा मैंने। ठीक है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में समास है। ठीक है। ये तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, यानी देश के लिए भक्ति। तो का के लिए, ये सब कारक चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ठीक। तो इसमें क्या है? पढ़ी जाती है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो कृतवाच्य, और कर्म पर पड़ता है तो कर्मवाच्य। इसमें पुस्तक क्या है? कर्म, तो कैसा वाच्य हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय जिसका व्यय नहीं कर सकते। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय नहीं किया जा सकता।
यानी कि जिसे खर्च नहीं किया जा सकता, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें कोई लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अव्यय क्या है, और क्या हो जाएगा, अव्यय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह सभी को पता है क्या होता है, ये होता है सीधा, ये क्वेश्चन मार्क का होगा, ये अल्प विराम हो गया, ये विस्मय आदि चिन्ह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना कहते हैं निर्दोष होना। ठीक है, दूध का धुला होना निर्दोष होना, ये मुहावरा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसके भैंस, ये आपने सुना भी होगा, तो भाई उसके परिवार में तो इतने सदस्य हैं, तो वो क्या है, वो तो किसी को भी अपने कब्जे में कर सकता है। तो कह सकते हैं शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, क्या हो जाए इसका, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो रस आपने सबने पढ़ रखे होंगे, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्रोध किसका होता है, रौद्र रस का। और विस्मय किसका होता है, विस्मय आदि। और भय, भयानक रस का होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, और दोहा का उल्टा होता है क्या, सोरठा। ठीक है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। तो सोरठा का कर दो कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा हो जाएंगी, 13 मात्राएं। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित में से शब्द अलंकार है। देखो शब्द अलंकार की ट्रिक बताता हूं मैं, क्या होती है शब्द अलंकार, इसमें से क्या होगा, यमक। क्या हो जाएगा, यमक। देखो ट्रिक होती है, ए ये से आयस। ठीक है, ऐसे अनुप्रास, ये से यमक, से श्लेष। तो ये तीन अलंकार किसके होते हैं, शब्द अलंकार के पार्ट्स होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो ये अयस यानी ऐसे अनुप्रास, ये से यमक, से श्लेष, इससे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार आपका क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार का भाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनि क्या हो जाएगी, देखो टा क्या हो जाएगी, टा मूर्धन्य हो जाएगी, पा क्या हो जाएगी, ओष्ठ, और का कंठ। तो बचा क्या, सा बचा। सा क्या होता है, सा क्या होता है, तालव्य ध्वनि होती है। इसे क्या बोलते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन होता है ये, और ये क्या है, तालव्य ध्वनि देता है। ठीक है, सा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो कौन सा वर्ण है, अघोष की क्या होती है, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण प्लस क्या, सा सा मतलब सा और ये सा, तीनों सा, यानी कि 10 और 3 13 शब्दों के अलावा सारे कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द है, रचना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा होता है, रक्षा, योग्यता, राष्ट्र या इच्छा। बताओ जल्दी फटाफट। तो कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्र। ठीक, राष्ट्र हो गया। अब आता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो प्राण ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे प्राण, दर्शन, ये शब्द कैसे हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर आता है, ने किस कारक का चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, आप। क्या हो जाएगा, आप। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में विशेषण है। तो विशेषण क्या है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताएं, या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, संज्ञा कौन से शब्द बता रहा है इसमें से, शांत। कहते हैं कि वो दीपक बहुत शांत है, तो शांत क्या होगी, एक उसकी विशेषता होगी। ठीक है, फिर आता है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा ये होती है
कि व्यक्ति यानी कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से कराए। ठीक है, ये क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, सुनाना। ठीक है, फिर आता है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताएं। ठीक, वाक्य क्या होता है? काल बताओ। तो क्या हो जाएगा इसमें? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान। देखो पढ़ी है यानी कंप्लीट हो चुका है ना कार्य, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो गद्यांश की मैं एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे आपके क्वेश्चन फास्ट होंगे, कैसे आपके क्वेश्चन फास्ट होंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ठीक है, इसका भी तो अब इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है, इसके लिए तो हमें गद्यांश को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आइए। भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना है और क्या हो सकती है कि वर्षों से हमें ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के सभी छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्र के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। तभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि हम खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। ठीक है, तो इसको पढ़कर आपको क्या लगता है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है इसका? खेलों का गिरता स्तर। ठीक है, क्या है आंसर इसका? खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। मतलब देखो अभी हमने पढ़ा था, क्या था? दोषपूर्ण नीतियां तो थी। ठीक, संघों की गुटबाजी भी थी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो नहीं क्या हो जाएगा? खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। फिर खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो किस पर पड़ता है? खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसका होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, खिलाड़ियों को सुविधा देने से तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा नहीं, अभ्यास करने से भी नहीं पड़ेगा, ना खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, फिर एक गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। तो क्या नहीं है? खेल नहीं है। ठीक है, फिर है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां क्या है? आपसी गुटबंदी है, खिलाड़ियों की उपेक्षा है, दोषपूर्ण नीतियां हैं। तो क्या है वहाँ? खेलों को राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी की। ठीक, फिर अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेरी नगरी नाटक रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आता है कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? ये तो सबको पता ही है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, फिर गोदान किसका उपन्यास है? तो गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक, तो ये थे हमारे कितने आज के 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन थे एक सेट के, बाकी क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये 37 क्वेश्चन करके मैं सभी सेट आपके हिंदी के करा दूंगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर क्वेश्चंस और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सभी कराऊंगा हिंदी में। ये तो प्रीवियस ईयर होगा, इसके बाद भी अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।